हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फूड प्रोडक्शन के क्या क्या ट्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने दर्ज करे हैं कि इंसान पहले के ज़माने में क्या क्या उगाते थे। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करते हैं। रिया, कैन यू रिकॉल दैट टॉपिक कि डोमेस्टिकेशन जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था 6 क्लास में, जब भी हम पशुपालन करते हैं, पहले अगर हम बात करें जानवरों के बारे में, तो एक टीथ की केस स्टडी अवेलेबल है ना 6 क्लास की एनसीईआरटी में फोटोग्राफ के साथ, कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो खूंखार तरीके के हमें देखने को मिलते हैं ना, इरेगुलर शेप के होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी जानवर को डोमेस्टिकेट करते हैं तो उसकी दांतों की जो शेप होती है वो एक तरीके से निर्धारित शेप बन जाती है ना। दांत छोटे हो जाते हैं, प्रॉपर शेप के हो जाते हैं, सारे दांत एक जैसे तरीके के बैलेंस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स का जो साइज होता है वो भी रिड्यूस होने लग जाता है ना। फेशियल फीचर्स के अंदर चेंज आ जाते हैं। कुल मिलाकर जिस भी जानवर का पशुपालन हम करते हैं, उनका एक तरीके से केयर टेकिंग हम करते हैं, तो वो जानवर देखने में अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ जानवर थोड़ा सा क्यूट वे में उनका जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो अपना लिए जाते हैं उन जानवरों के द्वारा आफ्टर सम जनरेशन्स। और उनका जो साइज़ होता है वो भी ठीक होता है और अपीयरेंस भी अच्छी होती है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर फिर पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखो होता क्या है, जब इंसानों ने, चाहे आप प्लांट्स की बात करो या एनिमल्स की बात करो, जब इसको डोमेस्टिकेट करना शुरू करा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि सब कुछ कुदरत में एक जंगली रूप से अवेलेबल था, है ना। एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो वाइल्ड थे। इनका पशुपालन करा गया काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है। तो इनके अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए, ठीक है। यानी कि उनका जो आकार था, जो उनका फॉर्म था, वो चेंज हो गया और ये बदल जाता है। ऐसा साइंटिफिकली देखा भी गया है, ऑब्जर्व करा गया है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करें तो जो एनिमल्स को इंसान जो है सबसे पहले उन्होंने जो डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, उससे आगे चलकर अभी तक जब वो वाइल्ड थे तो उनका साइज बड़ा था, लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का साइज जो है वो छोटा हो गया एज कंपेयर टू देयर वाइल्ड काउंटर पार्ट्स। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जंगली जानवर है उसका साइज बड़ा है, डोमेस्टिकेट करने के बाद उनका साइज हो गया थोड़ा सा छोटा। फिर जब अच्छे से उनकी फीडिंग और ब्रीडिंग कंडीशंस को इंसानों ने सहूलियत दी, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। एक जो डॉग है, फीमेल डॉग, वो अपने पपीज़ को, अपने बच्चों को दूध पिला रही है और इंसान उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसके बच्चों की भी और डॉगी की भी। तो वो प्रॉपर तरीके से वो जो डॉगी है वो फीड कर पा रहे हैं, ठीक है, ब्रीड कर पा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने के बाद उनका जो साइज़ है, फिर आगे चलकर ये ऑब्जर्व करा गया कि उनका साइज़ बढ़ गया। तो यानी कि हुआ क्या, अगर हम वाइल्ड एनिमल से होते हुए डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें अगर हम, तो साइज़ इनका पहले बढ़ गया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का साइज़ जो है, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जब उनको डोमेस्टिकेट करा गया, जब उनका पशुपालन करा गया, तो वो गिर गया और उसके बाद कुछ जनरेशन्स के बाद वो दोबारा से बढ़ता हुआ ऑब्जर्व करा गया साइंटिस्टों के द्वारा। क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेहरे की। जो चेहरा है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, वो छोटा हो जाता है इन रिलेशन टू द क्रेनियम। क्रेनियम होता है आपका जो खोपड़ी वाला जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर आपका स्कल है, ब्रेन है आपका, जो सर के ऊपर, आईब्रो के ऊपर जितना भी आपका माथे वाला जो पार्ट है पूरा एक राउंड फीचर में, वो आपका क्रेनियम है। क्रेनियम वैसे मसल्स होती हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं।
इसलिए हम इसको खोपड़ी या खोपड़ा बोलते हैं। तो फेस छोटा हो जाता है इन रिलेशन टू क्रेनियम, यानी कि जो सर का साइज है, जैसे मान लो कि वो बड़ा है लेकिन जो फेस है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। उसके अलावा दांतों की स्ट्रक्चर में, डेंटल स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दांत जो हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के वो छोटे हो जाते हैं। ये चीज़ हम एनसीईआरटी से रिया बखूबी तरीके से जानते हैं। ठीक है। कुछ जो दांत हैं जैसे प्री मोलर टीथ और थर्ड मोलर टीथ वो कंप्लीट तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं जानवरों के अंदर। तो ये वाले कौन से दांत होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मोलर टीथ हैं, ये पीछे वाले जो दाढ़ होती है ना, जिसको कई लोग आपको बोलते हैं अक्ल दाढ़, ठीक है। तो प्री मोलर और जो थर्ड मोलर जो टीथ है, ठीक है, प्री मोलर हो गए पीछे वाली आपकी दाढ़, और ये जो थर्ड मोलर जो टीथ है जिसको एक तरीके से हम लोग विजडम टूथ भी कहते हैं, ये होती है वैसे अकल दाढ़ प्रॉपर तरीके से। जो सिर्फ प्री मोलर है वो दाढ़ है और थर्ड मोलर है अकल दाढ़, ठीक है। इट मे डिसअपियर कंप्लीटली। ये एनिमल्स की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए दांतों के स्ट्रक्चर को लेकर लगभग सेम है मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स के अंदर। फिर अगर हम जानवरों के सींगों के बारे में बात करें, हॉर्न्स के बारे में बात करें, तो हॉर्न्स का जो साइज है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में। अब अगर हम डोमेस्टिकेटेड कैटल की बात करें, जैसे गाय, भैंस, ये जो कैटल एनिमल्स हैं, तो इनके जो मसल रिजेस हैं, यानी कि जो जॉइंट्स हैं बेसिकली, इनके जो मसल्स हैं, इनकी मसल्स थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है। बाकी सब में आपने प्लस पॉइंट देखा, लेकिन डोमेस्टिकेटेड कैटल के अंदर ये बोला जा रहा है दे हैव वीक मसल रिजेस एंड पुअरली डिफाइंड जॉइंट फेसेट्स, ठीक है। अब अगर इन्हीं कैटल में से अगर आप ड्रॉट एनिमल्स की बात करो, जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं, जिसको हम बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहते हैं, जिनके पीठ पर आप सामान ढो सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, है ना। और वो एनिमल्स जो कि मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका काऊ के बारे में अगर आप बात करो, बफेलो के बारे में अगर आप बात करो, तो इनकी मसल्स में कुछ आपको स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलती है। इनकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथेंड है। लेकिन वहीं पर जो ड्रॉट एनिमल्स के अलावा जो बाकी कैटल है, ड्रॉट एनिमल्स भी दोस्तों वैसे कैटल होते हैं, और कैटल मैंने आपको बताया था कोई एक जानवर को हम नहीं कहते हैं, कैटल एक कैटेगरी होती है जिसमें गाय आती है, भैंस आती है, ठीक है। और कुछ जो कैटल्स हैं अगर वो मिल्क देते हैं तो हम उनको मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं। अगर आप जिनकी पीठ पर सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सको तो वो ड्रॉट एनिमल्स हैं, जिनसे आप गधा मजदूरी करवा सको। तो अब ये गधा मजदूरी करने के लिए है ही ये एनिमल्स, तो इनकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन है। बाकी जो कैटल हैं अगर आप उनको पड़े पड़े एक जगह पर खिला रहे हो, क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड कैटल है ना, तो आप उनको घास फूस वगैरह एक जगह प्रोवाइड कर रहे हो, चारा वगैरह आप इनको एक जगह दे रहे हो, तो यहाँ पर इनकी मसल्स वीक हो जाती है। क्योंकि सिंपल सा इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करा है कि इनके शरीर में ज़्यादा जो बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं वो नहीं होती हैं, बॉडीली मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती हैं, चलना फिरना इतना हो नहीं पा रहा है। तो मसल्स जो हैं, जो मसल्स के जो एजेस हैं, जो रिजेस हैं, जो कोने हैं, और जो जॉइंट्स हैं, जिस जगह पर जॉइंट्स अटैच होती हैं वो जॉइंट्स फेसेट्स हैं, तो वो थोड़े से वीक नज़र आते हैं हमें ड्रॉट एनिमल्स में, क्योंकि उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, चलना फिरना पड़ रहा है, तो उनके मसल्स स्ट्रेंथन है। इट इज़ जस्ट लाइक एक पर्सन जो है वो घर से कभी बाहर नहीं निकलता, नॉर्मल टहल लेता है, कोई जिम वगैरह नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता या करती, तो उनकी मसल्स वीक होती है। और वहीं पर कुछ लोग जो है रोज़ अपना एक रूटीन बनाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो उनकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन्ड मसल्स होती हैं। डोमेस्टिकेशन की वजह से और जो चेंजेस देखे जाते हैं वो ये है कि जानवरों के जो बाल होते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं, और उनकी स्किन कलर में, उनके हेयर कलर में आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। वैसे टेक्सचर कैसे, जैसे जो जंगली जानवर हैं उनके जो हेयर होंगे, उनके जो हेयर का जो टेक्सचर होगा एज कंपेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स का हेयर का जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा रफ होगा। और वहीं पर अगर वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं तो उनके जो बाल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होंगे एज कंपेयर टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। और उनके बालों के अंदर एक फ्लरीनेस होगी, घुंघरा मतलब सॉरी नॉट घुंघराले बाल, फ्लरीनेस का मतलब होता है जैसे उठे उठे से बाल होंगे, घने बाल होंगे और वो साथ साथ स्मूथ भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि ये है एक जंगली पेड़ पौधा, डोमेस्टिकेट अगर इसको करा गया तो इसके अंदर आपको शेप के अंदर, इसके साइज़ के अंदर बहुत सारे प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसको फोर्थ स्टेज माने तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज में ये जो पौधा आपको दिखाया गया है, तो फोर्थ स्टेज वाला जो पौधा है, जो ये प्लांट है, वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है। और अगर इसके आप वाइल्डर नेचर को अगर आप देखो कि ये और जंगली जो है तो वो कैसा है, तो ये अगर आप इसको इसकी फर्स्ट स्टेज मानो तो उसके कंपैरिजन में ये जो इसकी जो लास्ट स्टेज है, यहाँ पर ये पौधा जो है इसने एक निर्धारित शेप ले ली है, जो कि अभी तक जब ये वाइल्ड इलाकों में रहा करता था, जब ये जंगली पौधा था, तो उसके कंपैरिजन में डोमेस्टिकेटेड पौधा जो है उसकी शेप अच्छी है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है मेज़ का, यानी कि भुट्टे का, मक्के का। ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मेज़ का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये एक फैक्ट है। एक जंगली घास से हुआ था भुट्टे का उत्पादन। उस जंगली घास को साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं टियोसिंटे। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स जो हैं, जो भुट्टे के अंदर, जो मक्के के अंदर जो दाने होते हैं, जो अटैच होते हैं उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में, कॉब में, रिया याद है मेज कॉब, या जिसको हम कॉर्न कॉब बोलते हैं, वो बीच का जो पार्ट होता है जो हार्ड होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स जो कॉब के अंदर होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गए थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और जो हस्क है इट इवेंचुअली बिकेम्स एनक्लोज फॉर कॉर्न ईयर्स। जो उनके जो दाने वगैरह हैं और जो छाल है उनकी, वो एनक्लोज होने लग जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ये बाहर की तरफ ये बिखरी हुई है, ये इस तरफ जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे करके जब इसको डोमेस्टिकेट बनाया गया तो ये देखो इसके अंदर थोड़ा सा, ये जितनी ये बाहर जा रही थी, ये गैप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कम हो गया। और वहीं पर ये जितनी पहले बाहर फैली हुई थी, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप था। और जब ये डोमेस्टिकेट प्रॉपर तरीके से करा गया तो ये एनक्लोज स्ट्रक्चर बन गया। तो आपने ये भुट्टे को अगर देखा भी होगा कि अगर हम भुट्टे को अगर जैसे हम ऑब्जर्व करें तो वो कुछ ऐसा सा दिखता है, और उसके बीच में आपको कुछ दाने देखने को मिलते हैं, और वो एनक्लोज होता है, वो एनक्लोज होता है। ये कुछ ऐसे पत्ते वगैरह लग रखे रहते हैं इसके चारों तरफ, ये ढका हुआ होता है ये। तो पहले जब ये था वाइल्ड, जब ये हुआ करता था ग्रासेस से, जब इसका इवोल्यूशन हुआ तो यही पत्ते इसके इस प्रकार से फैले होते थे अपोजिट डायरेक्शन में। डोमेस्टिकेशन के बाद ये इन्होंने एनक्लोज शेप प्राप्त कर ली, कवर्ड शेप। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है रिया, कोई डाउट? अब सवाल ये उठता है, जिस भी प्रकार के हमने चेंजेस के बारे में बात करी, जो भी डोमेस्टिकेशन के अंदर जो ये जो चेंजेस आए एनिमल्स के अंदर, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, यानी कि जानवरों के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये एकदम से अपीयर होना शुरू हो गए थे? तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम से अपीयर नहीं हुए। साइंटिस्टों का ये मानना है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हमने अभी जितने बात करी, फेशियल फीचर्स, दांतों के बारे में, जो क्रेनियम के कंपैरिजन में जो फेस का जो साइज़ है, ठीक है, प्लांट्स के बारे में अभी हमने मेज़ के बारे में जो देखा, ये सारे चेंजेस जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लंबे
लंबा समय लगा डोमेस्टिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि वाइल्ड स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट्स की बात करो आप एनिमल्स की बात करो, जब उनका पशुपालन करा गया जानवरों का पेड़ पौधों का डोमेस्टिकेट करा गया, तो ये अर्ली स्टेजेस में ये वाले चेंजेस अपीयर नहीं हुए. इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. हजारों सालों का लगभग समय बीता डोमेस्टिकेट करते करते प्लांट्स को और एनिमल्स को ऐसे चेंजेस को एपरेंट होने के लिए, दिखने के लिए. ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर दिया जाता है एक घोड़े का. ठीक है, हॉर्स के अंदर जो चेंजेस देखने को हमें मिले, यानी कि वाइल्ड हॉर्स को अगर आप कंपेयर करो डोमेस्टिकेटेड हॉर्स से, तो उसमें भी जो चेंजेस आए उसमें हजारों साल लग गए. ठीक है, अभी जो डोमेस्टिकेटेड हॉर्स थे ये फास्टर थे अपनी स्पीड में, अपनी फुर्ती में, अपनी एनर्जी में. ठीक है, वाइल दे वर फास्टर इन द केस ऑफ कैटल, गोट्स एंड शीप. लेकिन एक बारी ये वाले जो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो इट इज़ यूजली पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट, राइटर देखना आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज़ यूजली पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट टू स्टडी एनिमल बोन्स एंड टीथ, जो कि आर्कोलॉजिकल साइट्स पर हमें मिले हैं. उससे हम ये पता लगा सकते हैं जो वाइल्ड कैटल्स हैं, हॉर्सेस हैं, जो जानवर हैं, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनके कंपैरिजन में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ एनिमल के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जब भी ऐसे किसी एनिमल बोन को, एनिमल टीथ को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो सिर्फ जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है सिर्फ उसको नहीं देखते हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उनको ये भी पता लग जाता है कि दांतों के थ्रू, उनके बोन के स्ट्रक्चर के थ्रू, उनके जो भी मसल्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू, कि ये जानवर जंगली था या पालतू था. तो जो टास्क है आइडेंटिफाई करने का, कि हड्डियों को देखते हुए पता लगाना कि कौन सा एनिमल डोमेस्टिकेटेड है, कौन सा एनिमल वाइल्ड है. ठीक है, ये तब इजी हो गया आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जब उन्होंने ये देखा कि जो बोन्स हैं वाइल्ड एनिमल्स की जो इन साइट्स पर मिल रखी हैं, उनका ढांचा, उनका शेप, उनका साइज बहुत ही ज़्यादा अलग है हड्डियों के जो कंकाल वगैरह आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, एज कंपेयर टू उन हड्डियों के कंकालों से जो कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे. ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.